हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर हमने लगातार एक इंग्लिश ग्रामर का हमने एक सीरीज चालू कर दिया, जिसमें हमने नाउन से संबंधित जितने भी हो सकते थे हमने क्वेश्चन आंसर भी बनाए हैं। और नाउन को बहुत बढ़िया से हमने जितने भी प्रकार होते थे उसके बारे में हमने काफ़ी बढ़िया से पढ़ भी लिया है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें लगातार मतलब जो है क्लास 10th और इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद क्लास 12, इस तरह से लगातार क्लास चलते रहेंगे। तो आज जो है दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 10th के साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लाए हैं क्लास 10th के, ठीक है, साइंस के, ठीक है। तो ये जो है न्यू पैटर्न पर आधारित है। 2023 के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के, उनके लिए काफ़ी वीडियो उपयोगी होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एकदम शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को पहले शुरू करने से पहले आप वीडियो को पहले कर दीजिए लाइक, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को आज इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं और मतलब वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, तो बिना समय को गवाते हुए आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए इसको हम बनाने क्या करते हैं, कोशिश ऐसे। पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, आपको मेरे साथ आपको आता होगा। ये इस क्वेश्चन से बेसिक बहुत ही ईजी है। किसके द्वारा? स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कुटपाद द्वारा, या फिर मुंह द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल राइट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या, दूसरा नंबर हम देखते। चलिए दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी देख सकते हैं क्या लिखा है, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो बिल्कुल इसका होना चाहिए लाइपेज, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सी जो है राइट हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बढ़िया से, इसका जवाब आपको आता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों। अगर पहले से आपको जो जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे इसमें आपको, अगर आपको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और जो मतलब ईजी क्वेश्चन रहेगा मैं उसको अब छोड़ दूँगा आपके लिए, आप उसका जवाब कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायवीय, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, नंबर 4। ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। VBI भी होता है बहुत ज़्यादा, VBI बहुत बार पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में। ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन इसमें सब VBI क्वेश्चन है। और स्पेशली जो है आप इसमें जितने भी क्वेश्चन है, स्पेशली जो 4 नंबर पर क्वेश्चन दिया का, ये ज़्यादा VBI क्वेश्चन, ठीक है। मछली का श्वसनांक क्या है, मछली मतलब किस अंग के द्वारा मतलब सांस लेती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम सब जो मनुष्य है फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं, उसी प्रकार से मछली ट्रैकिया द्वारा गिल्स या फिर त्वचा। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों काफ़ी मतलब ईजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग का इसका सही होता है, आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्याओं के, फिर परमाणु आकार के, फिर घनत्व के। बिल्कुल तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म होना चाहिए बिल्कुल परमाणु संख्या के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, तो आवर्त में। तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें बिल्कुल आवर्त ही कहलाती है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। मतलब देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। ग्रीज लगाकर उसका मतलब उसका जंग से बचा सकते हैं, पेंट करके, या फिर जिंक के परत चढ़ाकर दोस्तों, ठीक है, या फिर उपयुक्त इनमें से सभी। तो इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आपके हिसाब से देखिए।
देखिए तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर भी इसका हम उपाय मतलब रोक सकते हैं उसको जंग को, या फिर पेंट करके भी उसके बाद जिंक की परत चढ़ाकर। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों दोस्तों सही है ना, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर बढ़ते हैं। चलो फटाफट वीडियो को कर दिया आप लाइक, अगर अब तक लाइक नहीं किया तो चलिए तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है, और ऐसे भी जानकारी के लिए आपको पता भी रहना चाहिए कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अल्मोनियम को काटा जा सकता है, सोडियम को, मैग्नीशियम या फिर कॉपर, किसको काटा जा सकता है दोस्तों? जवाब अभी दीजिए कमेंट में, देखते हैं। तो चलिए मतलब मुझे आशा है कि आप लोगों में मतलब बहुत से स्टूडेंट को पता होगा या बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं भी होगा, ठीक है, इसलिए ठीक है मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। इसका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आप सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देखिए दोस्तों मतलब आपने देखा होगा दोस्तों कि जब मतलब चूने का जो पानी होता है जिससे मतलब घर की पुताई की जाती है, अभी घर का पेंट किया जाता है चूने के पानी से, मतलब देखिए जब फर्स्ट को मतलब पेंट किया जाता ना तब उसके कलर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट बाद आप देखिएगा जो मतलब देखिए पहले आपको लग रहा था कि पानी पानी की तरह, लेकिन पेंट करने के 5 से 10 मिनट बाद वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो जाता है दीवार पर, ठीक है। तो किस गैस के कारण ऐसा होता है आपको पता होना चाहिए। वो जो होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बिना समय के लगाते हुए, बहुत हम इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल चलिए टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछा भी गया है, और ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए, देखते हैं आप लोगों का कितने में से सही होता है, ठीक है। उसके बाद जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसको आप अभी अगर आपको पहले से याद है तो बहुत धन्यवाद है, लेकिन पहले से अगर याद नहीं है तो अभी इसको कर लीजिए याद, तो ठीक है। चलिए इसका जवाब आप दीजिए चाहे ना दीजिए, लेकिन मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल जिसम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 and 2H2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। देखिए जिंक देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया जिंक, ये हो गया। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बिल्कुल यहाँ पर पहले जिंक का हो जाएगा, जिंक प्लस SO4 and 2H2 होता है इसका। देखिए इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या होगा इसका। हाँ तो चलिए इसका बिल्कुल सही सूत्र हो जाएगा ना जिंक। देखिए यहाँ पर जिंक जो है जिंक प्लस H2SO4, ये होगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और ये होगा हमारा जिंक। देखिए इसके साथ जब ये अभिक्रिया करता है दोस्तों, ठीक है, तो ये जो है जिंक चूँकि यहाँ पर जो है ये पर जो हमारा जो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये जाकर इसको मतलब इसको प्रतिस्थापित कर देता है। इसको प्रतिस्थापित करने के बाद मतलब क्या होता है, ये जिंक इसके जगह पर आ जाता है, और ये मिलकर बन जाता है Zn यानी जिंक SO4 मिलकर ये बना लेता है, और यहाँ पर जो बच जाता है ये हाइड्रोजन गैस से चला जाता है दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर, और ये गैस बनकर उड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल इसका जो है इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल इसका सही आंसर होना चाहिए जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया होने से जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है 13 में कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, पता है आपको? तो चलिए हम इसको बता देते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर, इन ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बुझा नहीं रहा, थोड़ा सा इसको एडिटिंग में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, तो कोई बात नहीं। देखिए हमको बताते इसका निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ए नंबर में तो कुछ लग रहा है कि चांदी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों बी नंबर में आपको क्या लिखा है, बी नंबर में लोहा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर में जो था, सी नंबर में यहाँ पर हमारा नाइक्रोम होना चाहिए था, नाइक्रोम, ठीक है दोस्तों, नाइक्रोम होना चाहिए था, ठीक है। सी नंबर पर आपको यहाँ पर नाइक्रोम होना चाहिए था, नाइक्रोम। यहाँ पर कुछ एडिटिंग में गड़बड़ी होगा, ठीक है। और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए
इसका अगर इस साथ आपके पास अगर ऑप्शन रहे तो सबसे ज़्यादा अगर किसमें विद्युत की चालक होता है सबसे ज़्यादा तो चांदी में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट होना चाहिए, ठीक है। इसके याद कर लीजिए चांदी में होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑस्ट्रिया ने, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर किसी भी मतलब विद्युत को पहले लेता है, यानी विद्युत ऊर्जा से वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको मतलब परिवर्तित करता है, ठीक है। इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको मेरे साथ आपको पता होगा इसका जवाब। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमको बताए थे, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सबसे कम क्रियाशील इसमें जो है क्या है? अल्मोनियम है, जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, तो बिल्कुल फेरस हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए कमेंट में, देखते हैं आपका ये क्वेश्चन याद है कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं तो आप मतलब पढ़ना आपका बेकार है, ठीक है। तो फिर भी देखते हैं आप लोगों का कितने याद है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं उसे क्या बोला जाता है? देखिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं, त्रि मतलब आबंध होते हैं, उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यहाँ पर बिल्कुल एल्काइन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन का फटाफट, बहुत समय उतना हम नहीं लेना चाहता। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक सूत्र कौन होना चाहिए? बिल्कुल इसका तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित कर सकता है? स्टोमाटा किसमें पाया? स्टोमाटा जो होता है यानी पेड़ के जो होता है ना, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल द्वार कोशिका करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ठीक है, तो इसमें से कौन होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर नेफ्रॉन जो है बिल्कुल राइट होना चाहिए, ठीक है। ये वृक्क जो है दोस्तों, ये शरीर से मतलब जो अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में क्या करता है? सहायता करता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए फटाफट, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग किसको बोला जाता है? आपको पता होना चाहिए, अगर आप क्लास 10 में पढ़े, बायोलॉजी पढ़े हो तो पता होना चाहिए उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। उत्सर्जी अंग जो होता है दोस्तों शरीर से मतलब क्या होता है? गंदगी जितने भी मतलब होते हैं अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निकालने में मदद करता है, तो वही तो सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग जो बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए वृक्क होता है, ठीक है बिल्कुल। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ रिपीटेड है, कोई बात नहीं, फिर चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या आपको पता होना चाहिए? एंड्रोजन जो है एक नर्वलिंग हार्मोन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर मरते हैं पर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल जो अगर ऑक्सीजन की अगर आपको वृद्धि बोला जाए कि किस में होती है तो बिल्कुल ओपिसियन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका हो जाएगा राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और आपको पहले से याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं हो तो अभी हम बोल रहे दोस्तों इसको अभी रट लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, बिल्कुल। यहाँ पर अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या फिर 7 या फिर 14। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलो देखते हैं आप लोगों मतलब कितने लोग आप में से मतलब इसका जवाब सही आता है, कमेंट में देखते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए इसका जवाब, अभी देखते हैं आपका, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 27, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र दोस्तों क्या है? आपको पता है ऑलरेडी या फिर पता नहीं है? आप बताइए मुझे कमेंट में। तो चलिए फिर आपको पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो धोने का जो आणविक सूत्र है बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों आपका NO2CO3, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसका बिल्कुल ये होना चाहिए। चलिए फटाफट, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 28 को हम बढ़ते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, इसे क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिहार में बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, बिल्कुल। ऐसे भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है हर बार इसमें किसी न किसी क्वेश्चन को हर बार पूछा गया, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर मेथनोइक अम्ल इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो बच्चों से ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल 29 नंबर देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं, अभी कमेंट कीजिए इसका जवाब, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो बिल्कुल यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है दोस्तों आपका बिल्कुल होना चाहिए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर जो ए इसका होना चाहिए राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या बोला जा रहा है
कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा, या फिर बीजाणुजनन? तो बिल्कुल विखंडन के द्वारा होता है अमीबा में, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फूल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, या फिर अंडाशय, या फिर बीजांड? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन, इसमें बिहार बहुत बार पूछा गया, आपको पता भी होना चाहिए। तो फूल का जो होता है जिसको तो अंडाशय, फूल का अंडाशय उसके मतलब क्या होता है? फल में बदलता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन है होता है, लेंस का आवर्धन। तो देखिए लेंस का आवर्धन जो होता है, बिल्कुल इसका लेंस का आवर्धन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए u/v होता है बिल्कुल इसका। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? क्या आपको पता नेत्र का रंगीन भाग इसमें से कौन होगा? तो नेत्र का रंगीन भाग जो है दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल, नेत्र का रंगीन भाग परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का मतलब किस रंग का मतलब प्रकीर्णन अधिक होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के कारण, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण? तो इसका सही आंसर होना चाहिए बिल्कुल दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया था, बिहार बोर्ड का लोगो भी आपको पीछे दिख रहा होगा। चलिए जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित करने कोई अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाती है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उसका बिल्कुल इसका जो होना चाहिए अधोमुखी होनी चाहिए। बिल्कुल इसका फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए और ये क्वेश्चन नंबर 38 तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो मतलब क्या होती है? 220 वोल्ट की दृश्य धारा होती है, 200 या फिर 12 वोल्ट की दृश्य धारा होती है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी, अगर आपको पता नहीं तो इसका अभी याद कर लीजिए, मैं आपको अभी बताया तो उसका आंसर बिल्कुल इसका जो होना चाहिए दोस्तों सही आंसर 220 वोल्ट पर यह हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग, चलिए यहाँ पर सौर तापक का उपयोग हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। हाँ, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए धूप वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, बादल वाले दिनों में, फिर गर्म। काफ़ी जो है ना बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप खुद पता चलेगा आपको। अगर आप गर्म जल चाहिए तो आपको किस दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है? धूप वाला दिन अच्छा होगा, फिर बादल वाला दिन, या फिर गर्मी का दिन? ये एम से कोई नहीं, आप जवाब दीजिए कमेंट में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो जो नहीं पढ़ा उसको भी पता होना चाहिए इसका जवाब। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो बिल्कुल इसका होना चाहिए नाभिकीय ऊर्जा, ने ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए एक मिनट, चलिए बिल्कुल इसका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा? देखिए आपको तो ये पहले पता होना चाहिए कि किस दर्पण में जो है प्रतिबिंब आपको सीधा बनता है। देखिए समतल दर्पण तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल इसका समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है प्रतिबिंब सीधा बनता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो इसका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? देखिए तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए अग्रदीप का मतलब क्या होता है। अग्रदीप का मतलब होता है जो किसी भी कार हो, कोई भी कार हो, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी गाड़ी हुई, दूसरा गाड़ी, उसको मतलब जो हेडलाइट होता है उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? आपको पता होना चाहिए। उसके हेडलाइट में जो बिल्कुल दोस्तों होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मतलब दर्पण में पीछे देखने के लिए, यानी पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया हमारा अग्रदीप, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बोलते हैं 43 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब आप दीजिए कमेंट में, देखते हैं आप लोगों को कितने सही होता है, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर के हम बोलते हैं 44 को। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहती है? क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन, देखते हैं आप लोगों को। ये दोनों क्वेश्चन लगातार जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था मैंने आपको लिए छोड़ा। चलिए इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए, देखते हैं आप लोगों को कितना सही होता है, ठीक है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा मौसम भी आज खराब है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जितने क्वेश्चन है हम उसको पूरा करके रहेंगे। चलिए फटाफट
यहाँ पर निम्नलिखित में से किस लेंस को, ये तो हो गया, चलिए इसको कमेंट करने के लिए आपको बोले हैं। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल उभयलिंगी जो है यहाँ पर हमारा केंचुआ हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा हो जाएगा उभयलिंगी। तो देखिए उभयलिंगी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें मतलब क्या स्त्री और पुरुष मतलब दोनों का गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है, वो अपने से जनन प्रक्रिया वो अपने में मतलब उत्पन्न कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, बिल्कुल तो केंचुआ हो जाएगा यहाँ पर। चलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? ये तो बच्चों वाला बहुत ही क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल चलिए नंबर क्वेश्चन का भी आप दीजिए कमेंट में जवाब। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग इसमें से कौन सा होगा? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या फिर अपेंडिक्स? इसका बिल्कुल होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल वन संरक्षण या फिर मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या फिर वृक्षारोपण। तो चिपको आंदोलन जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना। ऐसा करता आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।